आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 67 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 68 मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर उसने नहायत सुरात के साथ अपने पिस्तौल और एडी की राइफल पर कब्जा किया था और दोबारा दरवाजे पर जम गया था। उसकी चाल में नमूदार होने वाली हल्की सी लगड़ाहट से जाहिर हो रहा था कि एडी की लाज शायद वो जिंदगी भर फरामोश न कर सकेगा। बूढ़ा पेट और चेहरे के बल बदस्तूर फर्श पर पड़ा होले होले करा रहा था। वीरा की जुबानी मरते हुए गनमैन का नाम मालूम होने के बाद यह तय हो गया था कि साल खुर्दा सफेद फार्म का नाम अल्बर्ट था। बूढ़ा बहुत बेगैरत मालूम होता है। मैंने ठंडे खून में गर्मी पैदा करने की नीयत से बज़ाहिर वीरा से मुखातब होकर अंग्रेजी में कहा, लेकिन वो तो गर्दो पेश से बेपरवाह एडी के सकरात के आलम में लरसते हुए बदन से लिपटी हुई थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं आखिरी सांसों पर एडी के हाथों की गिरफ्त वाकई वीरा की पसलियां न तोड़ डाले। तुम इसके काले मुलाजिम से लिपटी हुई रो रही हो और बूढ़ा फर्श पर लेटा आराम कर रहा है। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इससे तो कहीं बेहतर था कि काले की जगह इसे मार दिया जाता। शट अप यू इडियट। बूढ़ा उसी तरह पड़े पड़े हल्के बल चीखा और सांस लिए बगैर नादरुल वजूद कालियां इजाद करता चला गया। जब उसकी जुबान दानी जवाब दे गई तो उससे दूसरा तकलीफ से मौजू याद आ गया। मैं हिलने में भी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। शायद मेरे कोहले की हड्डी हिल गई है। अजीब उल्लू हो। मैंने उसका मजाक का उड़ाया और ताव दिलाने वाले लहजे में कहा, यहाँ पंजाबी फिल्मों में तो हड्डी को जानबूझकर बहुत ज्यादा हिलाया जाता है। किसी प्रोड्यूसर से रिव्यू करोगे तो उस उम्र में भी हीरो का चांस दे देगा। तुम शिकायत कर रहे हो? मुझे सीधा करो सुअर के बच्चों। वो अपना सर फर्श के साथ टिकाते हुए बेबसी के साथ चीखा, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। इसे सीधा करो सुल्तान शाह, मैंने कहा, ताकि अपनी बेबी की बेचारगी का मंजर अपनी निगाहों से देख सके। तुम दरिंदे हो। सिसकियों के दरमियान वीरा की आवाज गूंजी। इस बार वो उर्दू में बोली थी। एक निहत्ते को मार मार कर बगले बजा रहे हो। अल्बर्ट के कोले की हड्डी हिल रही है। हम बगले बजा रहे हैं। तुम तावन करो तो ये मशगला तर किया जा सकता है। सुल्तान शाह शुगर क्वीन की जुबान से उर्दू सुनकर भौंच कर रह गया था। उसका रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा ही था जैसे उसने किसी पत्थर को बोलते सुन लिया हो, लेकिन मेरे इशारे पर वो वक्त जाया किए बगैर ऊंधे पड़े हुए अल्बर्ट की तरफ मुतवज्जा हो गया। अल्बर्ट के इश्क के बारे में वीरा मुझे खुद आगाह कर चुकी थी, लिहाजा मेरी कोशिश थी कि अल्बर्ट वीरा को एडी की लाश से लिपट कर रोते हुए बचश्मे खुद देख ले, ताकि उसके वजूद में भड़क उठने वाले रकीबाना जज्बात को मैं अपने रुख पर ढाल सकूं। लेकिन वो तदबीर उल्टी होगी। सुल्तान शाह जैसे ही अल्बर्ट पर झुका, वीरा ने दरवाजा खाली पाकर एडी की लाश पर सिज्जत लगाई और मेरा निशाना लेने से पहले चश्मे जदन में खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। हम दोनों ही दीवानावार उसके पीछे लपके थे, लेकिन राहदारी दूर तक सुनसान पड़ी हुई थी। अभी हम नकासी की राह की तलाश में अंदर ही चकरा रहे थे कि बाहर किसी कार का इंजन बेदार हुआ और टायरों के खफीफ से शोर के साथ उसकी आवाज दूर होती चली गई। निकल गई। मैंने मुतासवाना लहजे में कहा, सारा कसूर मेरा है। मैं अंदाजा कर ही न सका कि वो मौका के इंतजार में मक्कारी कर रही थी। उस गलती पर शायद मैं कभी खुद को मुआफ न कर सकूं। वो तो निकल ही गई। अब बूढ़े की खबर दो, कहीं वो भी मक्कारी न कर रहा हो। मुझे तो ये सब ही छोपते बाजों की नस्ल से मालूम होते। सुल्तान शाह ने चौंक कर कहा, तुम यही अहाते में ठहरो, हो सकता है कि वो फिर पलट पड़े। मैं अंदर संभालता हूँ। मैं अंदर मजीद किसी मुतनफ़्फ़िस की मौजूदगी के इम्कानात का जायजा लेता हुआ उस कमरे में पहुंचा तो खोपड़ी चकरा करेगी। हिलने जुलने तक से माजूरी जाहिर करने वाला अधेड़ उम्र अल्बर्ट कमरे से गायब था और अब वहां बस एडी की बिगड़ी हुई खून आलूद लाश पड़ी रह गई थी। मुझ पर यक बयक झुंझलाहट तारी होने लगी। वीरा देखते ही देखते किसी चिकनी मछली की तरह हाथों से गोया फिसल कर निकल गई थी। चंद मिनट के गैर हाजिर से फायदा उठाकर माजूर अल्बर्ट की सारी कुव्वतें बहाल हो गई थी। मैंने सोचा कि अब बस एडी की लाश का ही फरार होना बाकी रह गया था। अचानक तारी होने वाली झुंझलाहट का दौरा इस कदर शदीद था कि मैं वाकई एडी की नब्जें टटोलने बैठ गया। अभी मैं पूरी तरह अपना इत्मीनान भी न कर पाया था कि कमरे का दरवाजा पुरशोर आवाज के साथ बंद हो गया और उसी के साथ राहदारी में बूढ़े अल्बर्ट का शैतानी कहका गूंजने लगा, अब देखूंगा कि अपनी कौन कौन सी हड्डियां हिलाकर फिल्मों में काम हासिल करते हो। उसकी किलकारियां मारती हुई जहरीली आवाज ने मुझे आपे से बाहर कर दिया और मैं बढ़कर दरवाजे पर जोर आजमाई करने लगा। बेबी अहमक नहीं थी जो तुम्हें पूरी आबारत से गुजार कर इस कमरे में लाई थी। बाहर दूर जाते हुए कदमों की चाप के साथ अल्बर्ट की मुज़हक्का उड़ाती हुई आवाज सुनाई थी, इस कमरे का दरवाजा बाहर ही से खोला जा सकता है, अंदर से नहीं। अब एडी के साथ तुम्हारी रात खासी हसीन गुजरेगी। दरवाजा खोल। मैं दरवाजे पर मुक्के बरसाते हुए चीखा, रात नहीं अब दिन तलू होने वाला है। सीधी तरह राह रास्त पर आ, नहीं तो वरना बाहर वाला मेरा साथी तेरा हुलिया बिगाड़ कर रख देगा। फिक्र ना करो, थोड़ी देर में उसे भी यहीं पहुंचा दूंगा। उसकी आवाज निस्बतन दूर से आई थी। फिर सन्नाटा छा गया। राहदारियों में पड़े हुए कालीनों पर कदमों की हल्की सी धमक भी बाकी नहीं रही थी। जिक पर जिक होती चली जा रही थी और यह कैद तो सोने पर सुहागे के मुतरादिफ थी। एक बूढ़े हरीफ ने नहायत मक्कारी के साथ मुझे अपने जाल में फांस लिया था और मेरे लिए किस्मत पर शाकर होने के सिवा कोई चारा नहीं रहा था। मैं मुकद्दर को दिल ही दिल में कोसते हुए सिगरेट सुलगाने लगा, लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद हवा के झोंके से दिया सलाई बुझ गई।
गैर इरादी तौर पर मेरी नजरें हवा के रुख पर उठ गईं और मैंने सिगरेट सुलगाने का इरादा तर्क कर दिया। सूरत हाल जरूर बिगड़ गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं बिगड़ी थी कि मैं बिल्कुल मायूस हो जाता। ताज़ा हवा का झोंका मेरे लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया था। कमरे की अकबी दीवार में खुली हुई खिड़की पर कोई ग्रिल वगैरह नहीं थी, जिसका मतलब था कि पूरा पट खिसका कर बासानी दूसरी तरफ निकलने की राह पैदा की जा सकती थी। मैंने करीब पहुंचकर जायजा लिया तो पता चला कि कमरे की वो खिड़की एक अंदरूनी राहदारी में खुल रही थी और राहदारी की बैरूनी समत में मजबूत आयनी जालियों के साथ फर्श से 7 फुट की बुलंदी तक शफाफ शीशों वाली फ्रेंच विंडोज नस्ब थी। मैं खिड़की का पट सरका कर कमरे से राहदारी में निकल गया। चंद मिनट तक भटकने के बाद मैं निकासी का रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गया। उस बार वीरा से हासिल किया हुआ बेआवाज पिस्तौल मेरे हाथ में मौजूद था और मैं कोई नई जिक उठाने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। पंजों के बल रास्ता तय करता मैं बरामदे में खुलने वाले आखिरी दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि अल्बर्ट बरामदे में मौजूद था और अपने दोनों हाथ पुश से बांधे फर्श पर पड़े हुए किसी इंसानी जिस्म को ठोकरों से हिला जुला कर देख रहा था। वहां रोशनी इतनी जरूर थी कि मुझे बेहोश सुल्तान शाह को पहचानने में थोड़ी सी भी दुश्वारी पेश नहीं आई। सुल्तान शाह अल्बर्ट के मुकाबले में वाज़ेह जिस्मानी बर्तरी का मालिक था। फिर वो मुसल्ला था और अल्बर्ट की पुश्त पर बंधे हुए खाली हाथों से जाहिर हो रहा था कि अभी तक गैर मुसल्ला था। मेरी अकल काम न कर सकी कि उस नहीफ व निजात बूढ़े ने सुल्तान शाह को कैसे बेहोश किया होगा। आखिरी दरवाजे की ओर में रुका मैं भी उस गैर मामूली सूरत-ए-हाल को हजम करने की कोशिश कर ही रहा था कि अल्बर्ट अपनी पुश्त से हाथ खोल कर झुका और फिर हैरतनाक फुर्ती के साथ उसने कवील जुस्सा सुल्तान शाह के वजनी जिस्म को अपने कंधे पर लाद दिया। उसको दरवाजे की तरफ पलटते देखकर मैं फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दीवार से चिपक गया। मुझे पूरा यकीन था कि वो सफेद खबीस अब लाजमन उसी दरवाजे से गुजरेगा। सब्ज मरमर के संगरेजों से बने हुए बरामदे में अल्बर्ट के वजनी कदमों की पुरशोर आवाज सन्नाटे में गूंजती रही और आखिरकार वो अंदर दाखिल हो ही गया। उसकी चाल में लंगड़ाहट नुमाया थी। शाह सुल्तान शाह की लात ने वाकई उसकी पुश्त पर शदीद जरफ लगाई थी। वो सुल्तान शाह को लादे सुकून और एतमाद के साथ आगे बढ़ता रहा और मैं चंद कदम के फासले से उसके पीछे हो लिया। उस बार अल्बर्ट ने उस कमरे का रुख नहीं किया था जहां उसकी दानिश्त में मैं कैद था, बल्कि वो रास्ते ही में एक बंद दरवाजे के सामने रुका और हैंडल घुमाता वो अंदर दाखिल हो गया। उस बार मैंने उसकी तकलीद करने में फुर्ती दिखाई थी कि कहीं वो अंदर से दरवाजा मकफिल ही न कर ली। अपने कम में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही वो वजन समेत तेजी से पलटा था। फिर मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खौफ के बजाय गुस्से के आसार उमड़ आए। ये क्या हरकत है? मैं अभी तक तुम दोनों की बदमाशियों का सबब नहीं जान सका। वो नतने फुलाकर गुस्सीली आवाज में बोला, हम दोनों बेबी के आशिक हैं, लेकिन उसने शर्त आयद कर दी थी कि जब तक तुम्हें और एडी को न मारा जाए तो हमारी उम्मीदवारी पर गौर नहीं कर सकती। एडी मर गया और अब तुम्हारी बारी है, मैंने कहा। उसने चिल्लाहट का मुजाहरा करते हुए सुल्तान शाह को बेरहमी के साथ अपने कंधे से पटक दिया। मैं सुल्तान शाह को तो न संभाल सका, लेकिन मैंने पढ़कर पूरी कुव्वत से उसके बाएं गाल पर थप्पड़ जमा दिया। कमरा चटाक की आवाज से गूंज उठा। अल्बर्ट बेख्तियार लड़खड़ा गया था। मस्करेपन का इजहार जारी रखा तो इसी तरह पूरा चेहरा उधेड़ डालूंगा। मैंने सफाकाना लहजे में कहा, वीरा ने मेरे साथ बदतरीन कमीनगी का मुजाहरा किया, लेकिन मैं तंजीम का मफाद की खातिर फिर भी ताहमली से काम ले रहा हूँ। तुम उल्लू के पट्टे हो। वो अपना गाल सहलाते हुए उसीली आवाज में बोला, तुम्हारे बारे में मुझे इससे ज्यादा एक लफ्ज भी मालूम नहीं, जो लाद पड़ने से कबल मैंने राहदारी में चुप कर सुना था। इस बार मैं गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। मैंने महसूस किया कि वो अदाकारी नहीं कर रहा था, बल्कि वाकई मगलूब और गज़ब तबीयत का मालिक था और सूरत हाल का इदराक किए बगैर गर्मी खा जाने का आदी था। वीरा अब कहाँ मिल सकेगी? मैंने सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, शहर में उसके बतेरे ठिकाने हैं। वो खड़े हुए लहजे में बोला, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब वो तुम पर एतमाद करने पर आमादा नहीं है तो तुम क्यों वफादारी जताने पर तुले हुए हो? शायद तुम्हें इल्म नहीं कि तंजीम से कटने की कोशिश खुदकुशी के मुतरादिफ होती है और हम अभी जिंदा रहना चाहते हैं, ख्वाह उसके लिए हमें तंजीम में छोटी मोटी मुखासमतें ही क्यों न मोल लेना पड़े। छोटी मोटी मुखासमतें? वो इस्तिज़ाइया अंदाज में हंसा। तुम वीरा की तहकीर कर रहे हो। कभी कभी तो वो अपने वजूद से भी बड़ी नजर आने लगती है। उसकी नाराजगी मोल लेकर तंजीम में कभी पुनप नहीं सकोगे। उसके बावजूद तुम उसके आशिक हो। बड़ा दिल किरदा है तुम्हारा। वो छिपे हुए अंदाज में हंसने लगा, जैसे सरेआम चोरी करते पकड़ा गया हो। बड़ी बेशर्म है, खुद ही तशहीर करती फिर रही है। मैं तो बस उसे चिढ़ाने के लिए मजाक करता रहता हूँ। असल दम तो वो एडी का भरती थी। मुझे खुशी है कि वो काला मरदूद मारा गया। मेरी मौजूदगी में उसे बेबी कहकर मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता था। अगर वो खुद ही फैसलों पर कादिर है तो मैं एक बार उसे भी अपनी नेक नीयती का यकीन दिला कर रहूंगा। उसने फिर भी राय तब्दील न की तो फिर हमें जनूबी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के किसी इलाके में गुमनामी की जिंदगी इख्तियार करना होगी। यकीन कैसे दिला सकोगे? वो तो तुम्हारी बात ही सुनने पर आमादा नहीं है। हम तुम्हें बांध कर यहाँ डाल जाएंगे, लेकिन इस अहम यूनिट का बाल भी बेका ना हो सकेगा। वो खुद बता गई है कि समंदरी मवासलात में इस यूनिट की क्या अहमियत है। हमारे जाने के बाद भी तुम बेखौफ खतर उसे इस्तेमाल कर सकोगे, और अगर उसने कई रोज तक इधर का रुख ना किया तो मेरा क्या होगा?
ये सोचना तुम्हारा काम है। यूनिट के सरबराह हो तो कारामद भेजा भी रखते होगे। मुझे ये बताओ कि मेरा साथी इतनी आसानी के साथ तुम्हारे हाथों कैसे जिक उठा गया? इसकी बदकिस्मती या मेरी खुशकिस्मती थी कि वो अंदर से बेपरवाह दरवाजे की तरफ पुश्त किए चबूतरे पर बैठा हुआ था और इसकी तमाम तर तवज्जो अहाते पर मरकूज थी। ऐसे में कनपट्टी पर सही जरब लग जाए तो हाथी भी ढेर हो सकता है, यानी बेहोशी तवील नहीं है। मैंने पुरतशवीश नजर सुल्तान शाह का जायजा लेते हुए कहा। मैंने अंदाजा लगाया कि अल्बर्ट फितरतन जराइम पेशा आदमी नहीं था, बस साइंसी मुफासलात में अपनी महारत की बिना पर उन लोगों के हत्थे चढ़ गया था और खतीर मुआवजे के लालच में उनके लिए काम कर रहा था। कहीं थोड़ी बहुत मारधाड़ और मर्दानगी तो वो खुले समंदरों में जिंदगी गुजारने वालों का तुर्रा इम्तियाज होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बेशतर सबक समंदर से लेती है, जहाँ चढ़ती हुई मौज के सामने कोई रुकावट नहीं ठहर सकती। लेकिन कमजोर लहरें उभरने से पहले ही ऊंची लहरों में पामाल हो जाती हैं। नायलॉन की मजबूत डोरी से उसके हाथ पैर बांधते हुए मेरा ध्यान इसकी पहचान के खून आलूद सोजन की तरफ चला गया और मुझे अफसोस होने लगा कि सुल्तान शाह ने उसे क्यों इस गैर जरूरी तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसे बेदस्तों पाक कर देने के बाद मैं सुल्तान शाह को होश में लाने की जतन करने लगा। उस दौरान में अल्बर्ट की जुबान कैंची की तरह मुसलसल चलती रही। फिर पानी के छींटों ने सुल्तान शाह के हवास बहाल किए तो अल्बर्ट की आवाज सुनते ही उसकी तरफ गजबनाक होकर पलटा था, लेकिन मैंने फौरन ही उसे थाम लिया। शाह ये अंग्रेजी नहीं समझता। अल्बर्ट ने कालीन पर बड़े बड़े हाथ लगाई। इसे बता दो कि मैंने लात का हिसाब बेबाक कर दिया। अब हमारे दिलों में कीना नहीं होना चाहिए। बूढ़ा गिद्ध क्या बक रहा है? सुल्तान शाह ने घुराते हुए सवाल किया। उसे बकने दो, हमें वीरा के लौटने से पहले यहाँ कई काम निपटाने हैं। मैंने उसके शाने पर नरमी से हाथ रखकर कहा और फिर हम दोनों ने कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाजा मकफिल कर दिया। ऊपर जाने वाले जीनों के आगाज में ही हमें एक मकबल दरवाजे का सामना करना पड़ा, जिसे पस्तौल की मौजूदगी में तोड़ना दुश्वार साबित न हुआ और हम कुशादा जीने तय करते हुए ऊपर खुली छत पर पहुंच गए। उस इमारत से बाहर रहते हुए यह अंदाजा करना भी दुश्वार था कि छत पर ऐसा अजीम शान कबूतर खाना मौजूद होगा। छत के तकरीबन वस्त में लोहे और कंक्रीट के सतूनों पर ढली हुई छत के नीचे बहुत करीने से मुतअद्दिद मंजिला चौबी काबक बने हुए थे, जिनमें बंद बाज कबूतरों ने आहट पाकर बोलना शुरू कर दिया था। मैंने काबकों की छत से निकलकर ऊपर निगाह डाली तो 3 बहुत नफीस और बुलंद वाला छतरियां नजर आईं, जैसे अमूमन कबूतर बाज कबूतरों के आराम के लिए बनाते हैं। उन तीनों छतरियों की साख्त और बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। छतरियों को फिजा में कायम रखने के लिए चाहे नायलून चढ़े हुए फुलादी तार इस्तेमाल किए गए थे। अगर एक आम आदमी की निगाह से उन चीजों का जायजा लिया जाता तो यही महसूस होता कि अहले खाना के दिल में कबूतरों के लिए मोहब्बत का एक बेपाया समंदर ठाठे मार रहा है और उसने अपने पालतू परिंदों की आसाइश के लिए अपनी छत पर हर बेहतरीन और पेश कीमत आसाइश फराम की हुई थी। लेकिन वीरा और एडी की गुफ्तगू से उस कबूतर खाने का वजूद ही फरार नजर आने लगा था। लिहाजा मैंने जब गौर से जायजा लिया तो पता चला कि छतरियों को रोके रखने वाले फुलादी तार हर तरह से मवासलाती कामों के लिए मौजूद थे। हो सकता है कि नायलून के खोल में फुलाद की जगह तांबे का तार ही रहा हो, जो तनाव के बायस से फुलादी नजर आ रहा था। काबिल गौर बात यह थी कि हर तार बंदिश के बाद कंक्रीट में दफन हो गया था। शायद उस तरह मुनासिब तारों को पोशीदा तौर पर रेडियो रूम की तर्ज के किसी कमरे में यकजा किया गया था, जहां से खुफिया पैगामात की वसूलियाबी और तहसील का निजाम कंट्रोल होता था। छत पर वाकई कबूतर खाने पर साया फिगन कंक्रीट की छत में जा बजा रोशनी नस्ब थी। शायद वहीं कहीं कोई स्विच बोर्ड भी रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी तलाश की उस मुहिम में रोशनी से काम लेना मुनासिब न समझा, जो दूर ही से देखी जा सकती थी। मेरे काम के लिए तारों भरे शफाफ आसमान से फूटने वाला मध्यम सा नूरानी इनेकास ही बहुत ज्यादा मुआवन साबित हो रहा था। फिर मैं काबकों के दरमियान से गुजरकर दूसरी तरफ निकला तो दीवार के पार तहते नजर फैली हुई समंदर की स्याह सतह हल्कोरे लेती नजर आ रही थी। उस पस मंजर में वो कमरा मेरी खासूसी तवज्जो का मरकज बन गया, जो काबकों से अलग थलग दीवार के साथ बना हुआ था। उस छत से सतह समंदर के मुशाहिदे के लिए वो कमरा बेहतरीन जगह थी। कमरे के दरवाजों में से मैंने पहले सामने पड़ने वाले मकफिल दरवाजे पर तबाह आजमाई का फैसला किया, लेकिन एक तार की मदद से ताला खोलते मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। दरवाजे के सामने ही काट कबाड़ का अंबार जमा था। मैंने 2-3 दिया सलाइयां जलाकर अंदर का जायजा लिया तो दरवाजे से कई फुट पीछे तक देखना नामुमकिन था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कबूतर खाने की तामीर से बच रहने वाला सारा फाजिल और नकारा सामान उसी एक कमरे में डाल दिया गया था, जो बादियों नजर में उसी मकसद के लिए बनाया हुआ स्टोर रूम मालूम होता था। मैंने मायूसाना अंदाज में दरवाजा बंद कर दिया और सिगरेट सुलगाते हुए वहां से हटा। मैं एक जगह खड़ा पुरख्याल अंदाज में समंदर का जायजा ले रहा था कि अचानक दूसरे दरवाजे वाली दीवार का ख्याल आया, जो कि कम अज कम 16-17 फुट लंबी थी, जो कि दिया सलाई जलाकर मैं महज 5-6 फुट तक काट कबाड़ देख सका था, जिसका मतलब था कि कमरे की मजीद 10-11 फुट गहराई मेरी निगाहों से ओझल रही थी। दीवार में दूसरे दरवाजे की पोजीशन ऐसी थी कि उसको खोलकर बाकी मादा हिस्से का जायजा लिया जा सकता था। दूसरा दरवाजा खोलते ही मेरे अंदेशों की तायद होगी। उस तरफ से कमरा साफ और काबिल रसाई था।
मैंने दिया सलाई की रोशनी में दरवाजे के करीब स्विच बोर्ड तलाश करके कमरा रोशन कर दिया। वहां किसी बहरी जहाज के रेडियो रूम में इस्तेमाल होने वाले आलात से कहीं ज्यादा हिसास रेडियाई सामान मौजूद था और उसी के साथ एक मजबूत आईनी स्टैंड पर ताकतवर दूरबीन भी नस्ब थी, जिसका दहाना समंदर वाली दीवार में लगे हुए एक बड़े से मुस्ततिल शीशे की तरफ था। वो धुंधलाया हुआ शीशा गालबन ऐसी साख्त का था कि उसके जरिए बाहर से अंदर देखना नामुमकिन था, जबकि अंदर से बाहर बआसानी देखा जा सकता था। काट कबाड़ वाले हिस्से में नकारा आईनी फ्रेमों और जंक खोरदार चादरों को उस मोहर से जुमाया गया था कि उनके जरिए वो कमरा अमलन 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गया था। अगर कबाड़ खाने वाला दरवाजा खोला जाता तो वो नकारा सामान का स्टोर महसूस होता, जबकि दूसरे दरवाजे से साफ सुथरे रेडियो रूम में रसाई मुमकिन थी और एक हिस्से से दूसरे हिस्से में देखना मुमकिन नहीं था। किसी अजनबी के लिए पहली निगाह में उस अंदरूनी तकसीम का अंदाजा लगाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। दूरबीन से काम लेने के लिए उसके पीछे तकरीबन 3 फुट ऊंची 2 चौबी सीढ़ियों पर मुश्तमिल एक चौकी रखी हुई थी। मैं उस पर चढ़कर दूरबीन की कुव्वत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि सुल्तान शाह मुझे तलाश करता वहां आ पहुंचा। देखो, यहाँ तो खेल ही कुछ और हो रहा है। उसकी हैजान अमेज आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसके हाथों में एक कबूतर दबा हुआ था। इसे क्यों पकड़ लाए? मैंने नागवार लहजे में कहा। इनके आराम में खलल अंदाज होने को किसने कहा था? मैंने काबिक से नहीं पकड़ा, वो मुदाफाना लहजे में बोला। एक छतरी पर बैठा हुआ नजर आया था। मैंने हल्की सी सीटी बजाई तो छतरी से उड़कर मेरे शाने पर आ बैठा। अगर मुझे इसके पैर में कुछ बंधा हुआ नजर ना आता तो मैं हरगिज इसे ना पकड़ता। बंधा हुआ? मैं हैरान और बेयकीनी से दुराता वो चौकी पर से नीचे उतरा। फिर मैं देखा कि सुल्तान शाह दुरुस्त ही कह रहा था। उस कबूतर के दाहिने पंजे में एक मजबूत लेकिन पतला सा चर्मी तस्मा बंधा हुआ था। खास साख्त के उस चर्मी तस्मे को कबूतर के पंजे से अलग करके मैंने उसकी तह खोली तो कागज का एक पुर्जा हाथ में आ गया। उस पर जो भी पैगाम था अंग्रेजी हरूफ तहजी पर मुश्तमिल कोड वर्ड्स में टाइप किया गया था, जो मेरे पल्ले न पड़ सका। अलबत्ता उस मतन में से एक जगह शाहदादपुर का नाम इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए शायद उनके यहाँ कोई मुखफ़फ़ या कोड वर्ड नहीं था। कबूतरों के जरिए पैगाम रसानी। सुल्तान शाह ने मुतजस्सिस अंदाज में मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। आजकल काम नहीं करती, मैंने थके हुए लहजे में कहा। एक तरफ ये लोग जदीद तरीन लाशिल्की निज़ाम से काम ले रहे हैं और दूसरी तरफ कासिद कबूतरों का सदियों पुराना फरसूदा तरीका भी राइज है। तुम भूल रहे हो? वो मेरी बात काट कर थी। मैं लहजे में बोला। इनका मुल्क गिर मवासलाती निज़ाम MT300 ट्रांसमीटरों पर मुश्तमिल था। पहले अंदरूनी सिंध वाक़े मिठा खान का स्टेशन तबाह हुआ, फिर जीवा हाउस में नस्ब यूनिट भी उन लोगों को अपने हाथों बर्बाद करना पड़ा। इस तरह सिंध में उनका जदीद मवासलाती निज़ाम बिखर कर रह गया है कि अगर मेरी यादाश्त धोखा नहीं दे रही तो शाहदादपुर का शुमार भी अंदरूनी सिंध के शहरों में होता है। तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैंने पुरतफक्कर अंदाज में अपने सर को जुम्बश देते हुए कहा। इसका मतलब है कि शाहदादपुर में भी ऐसा कोई मरकज जरूर होगा जिसे पैगाम पर कबूतर पहचानते होंगे। जरूर होगा, लेकिन ये मुझे बताओ कि मैं इस बेचारे का क्या करूं? छोड़ दो, मैंने कहा। हमारे जाने के बाद अल्बर्ट ही इसका बंदोबस्त करेगा। हो सकता है कि मंजिल मकसूद पर बाहिफाजत वापसी की सूरत में बतौर इनाम इस कबूतर को कोई नशा आवर चीज दी जाती हो जो हमेशा से मखसूस ठिकाने पर लौटने पर मजबूर करती हो। बहुत सफाक और खुद गर्ज लोग हैं। उसे कबूतर छोड़कर तल्ख लहजे में कहा। इंसान तो इंसान, हैवान तक इनकी फैलाई हुई मंशियात की जद में आए हुए हैं। मुझे नजर आ रहा है कि अब मसला सिर्फ मंशियात का नहीं रहा है। मैंने उसके हमरा कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, यह कोई बहुत ही लंबा खेल है। एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं। अपनी खुशकिस्मती समझो कि अब तक इनसे बचते रहे हैं, वरना ये हमें कहीं भी ज़बा कर सकते थे। क्या वो खुफिया पैगाम अपने साथ ले जाओगे? सीढ़ियां उतरते हुए उसने सवाल किया। इस तरह उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाने की हिकमत अमली कामयाब न हो सकेगी। देखते जाओ, मैंने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा। यह पैगाम मैं अल्बर्ट के हवाले करूंगा। यकीनन ये कोई आम पैगाम है, इसका रद्दअमल देखने के काबिल होगा। हम नीचे आए तो अल्बर्ट बदस्तूर उसी तरह बेदस्तों पा पड़ा हुआ था। बच्चे सख्त तकलीफ देंगे, जाने से पहले इन्हें नरम करते जाना। खुदा जाने कब तक कोई इधर का रुक करे। हमें देखते ही वो कसमसा कर रहा था। अभी अभी ऊपर एक पैगाम आया है। मैंने उसकी इल्तिजा को नजरअंदाज करते हुए चुपते हुए अल्फाज में कहा और उसकी आंखें मुजस्सम सवाल बनकर मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। कोई खुफिया पैगाम है? कबूतर लाया है। मैंने रुका फिजा में लहराते हुए कहा, अब तुम्हें मुझे खोलना ही पड़ेगा। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, तुमने इस पैगाम पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। जरा दिखाओ तो क्या लिखा है। मैंने वो रुका उसकी निगाहों के सामने कर दिया। उसे पढ़ते ही अल्बर्ट का चेहरा धुआं हो गया और जिस्म पर कपकपी सी चढ़ तोड़ी। वो खौफजदा आवाज में बोला था, अगर तुम मुझे मुर्दा ही देखना चाहते हो तो और बात है, वरना मुझे आज़ाद कर दो। ये बहुत मनहूस पैगाम है, इस पर मुझे फौरी कार्रवाई करना होगी, वरना वो मुझे फना कर देंगे। कुल खुलासे की एक ही सूरत है कि तुम हमें भी इस पैगाम के मतन से आगाह करो। मैंने उसकी हालत से लुत्फअंदोज होते हुए अटल लहजे में कहा, तुम कह चुके हो कि तुम तंजीम के वफादार हो। उसने झिझकते हुए कहा, याद करो कि तुमने मुझे इस मुवक्कफ से हटाने की कोशिश की थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जरूर की थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। इस पैगाम के बाद तंजीम के बाद फौरी मफादात तुम्हारे फैसले से वाबस्ता होकर रह गए।
अगर तुमने इरादा तब्दील कर लिया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। पैगाम का मतन जाने बगैर मैं कोई वादा नहीं कर सकता, मैंने सवार लहजे में कहा। शाहदादपुर में गनी राम पकड़ा गया, यह ऑपरेशन बंद नहीं किया जाएगा। उसने हिचकिचाहट के बाद मशीनी अंदाज में कहा, यह गनी राम कौन है? सुल्तान शाह ने डपट कर सवाल किया। मैं इतलात वसूल करके आगे पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं जानता। वो उर्दू से नाबलद था, लेकिन सुल्तान की जुबान से गनी राम के अल्फाज सुनकर शायद उसका मुद्दा समझ गया था। बकवास मत करो अल्बर्ट, मैंने सर्द लहजे में उसकी बात काट दी। पैगाम पर तुम्हारा कायफाना रद्दअमल बहुत गैर मामूली था। तुम इस पैगाम की नोयत से लाइल्मी जाहिर नहीं कर सकते। मुझे आज तक नहीं मालूम उसका गनी राम कोई नाम है या कोड। वो पहलू बदल कर गहरे गहरे सांसों के दरमियान बोला, बस इतना जानता हूँ कि जब भी किसी मवासाती राब्ते पर अल्फाज सुनाई देते हैं, सूरत हाल में गैर मामूली सरगर्मी पैदा हो जाती है। पिशावर में गनी राम खैरियत से हो तो खुशी की अलामत होती है। शाहदादपुर में पकड़ा जाए तो हंगामी तौर पर सरगर्मियां मौकूफ करके हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए जाते हैं। ये नाम या अल्फाज पाकिस्तान के किसी भी शहर के हवाले से सुने जा सकते हैं।